वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मैं डॉक्टर अमर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत करता हूं इस डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मैग्नेट माइंड इंस्टीट्यूट पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को डिस्कस कर रहे थे। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं इसी चैप्टर का 4th लेक्चर। बहुत ही शानदार वाला लेक्चर होने वाला है, ध्यान से जुड़े रहिए। देखिएगा बेटा, आज बेसिकली हम लोग सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल के बारे में बात करेंगे, आनुवंशिक पदार्थ की खोज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग आज ग्रिफ्थ का एक्सपेरिमेंट जो है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो बेटा, ग्रिफ्थ बेसिकली इस टॉपिक के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है। आनुवंशिक पदार्थ क्या है, उसके क्या होते हैं, उसको गुण क्या क्या होते हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लेंगे, नेक्स्ट से भी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लेंगे। लेकिन हम लोग एनसीईआरटी की बुक्स के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। बेसिकली बेटा, वैज्ञानिक लोग जो थे ना, उस समय उन लोगों को कंफ्यूजन था। क्या कंफ्यूजन था कि आनुवंशिक पदार्थ डीएनए है या आरएनए है या प्रोटीन है। मतलब वैज्ञानिक लोगों को काफ़ी कंफ्यूजन था। कुछ वैज्ञानिक ये कह रहे थे कि आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है, कुछ वैज्ञानिक ये कह रहे थे कि आनुवंशिक पदार्थ प्रोटीन होता है, और कुछ वैज्ञानिक ये कह रहे थे कि आनुवंशिक पदार्थ आरएनए होता है। तब उस समय अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने मत को समर्थन देने के लिए प्रयोग किए। कई लोगों ने यह कहा कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है, तो उसके लिए, उसको सपोर्ट के लिए उन्होंने कुछ प्रयोग किए। कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि आरएनए जो होता है वह आनुवंशिक पदार्थ होता है, तो उसको सपोर्ट करने के लिए कुछ प्रयोग किए। कुछ वैज्ञानिकों ने प्रोटीन के समर्थन में भी अपने अपने प्रयोग किए। अपने कोर्स के अंदर, हमारे कोर्स के अंदर केवल डीएनए से रिलेटेड ही एक्सपेरिमेंट है। तो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट आता है बेटा ट्रांसफॉर्मेशन या रूपांतरण सिद्धांत। बेसिकली बेटा हम लोग पहले पढ़ते हैं कि रूपांतरण क्या होता है, ध्यान से देखना। बेसिकली हम लोग रूपांतरण को पढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूं कि जीवाणु जो होते हैं ना, बैक्टीरिया, ये बैकग्राउंड बातें हैं बेटा, बैकग्राउंड बातों को पहले समझना जरूरी है। जो जीवाणु होते हैं ना, जीवाणु, या जिसे हम लोग इंग्लिश के अंदर बोलते हैं बैक्टीरिया। बेटा अगर हम लोग बैक्टीरिया को संवर्धन माध्यम पर संवर्धित करें, किसी भी जीवाणु को अगर संवर्धन माध्यम पर संवर्धित करें, तो हमें 2 प्रकार के जीवाणु की कॉलोनी प्राप्त होती है। क्या किया मैंने, ध्यान से देखना कि अगर मैं बैक्टीरिया को, जीवाणुओं को संवर्धन माध्यम पर संवर्धित करता हूं, क्या कर रहा हूं मैं बेटा, संवर्धन माध्यम पर संवर्धन करता हूं, क्या कर रहा हूं, कल्चर ऑन कल्चर मीडियम। कल्चर मीडियम के ऊपर मैं अगर उसको कल्चर करता हूं, तो मुझे बेटा ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट को पढ़ने के पहले हमें कुछ बैकग्राउंड बातें पढ़नी है, वही मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो जब जीवाणुओं को संवर्धन माध्यम पर संवर्धित किया जाता है, तो 2 प्रकार की कॉलोनी मिलती है। एक तो बेटा वह कॉलोनी होगी, जो खुरदरी अपीयरेंस देगी। एक क्या होगी बेटा, खुरदरी कॉलोनी होगी। खुरदरी कॉलोनी प्राप्त होती है। कैसी, रफ कॉलोनी। ठीक है, रफ कॉलोनी। और एक जो होती है वह हमें चिकनी कॉलोनी प्राप्त होती है। चिकनी कॉलोनी, जिसको हम लोग स्मूथ कॉलोनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, स्मूथ कॉलोनी बोलते हैं। बेटा खुरदरी कॉलोनी जिसका अपीयरेंस जो है वह खुरदरा होता है, और चिकनी कॉलोनी जिसका अपीयरेंस जो होता है वह चिकना होता है। इस प्रकार के जीवाणुओं को, ऐसे जो खुरदरी कॉलोनी का निर्माण करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बेटा आर प्रभेद। क्या बोलेंगे, आर प्रभेद, आर स्ट्रेन बोलते हैं। ठीक है, ऐसे जीवाणु जो चिकनी कॉलोनी का निर्माण करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं बेटा एस प्रभेद। क्या बोलेंगे बेटा, एस प्रभेद या एस
स्ट्रेन के बैक्टीरिया, उन्हें हम लोग कहते हैं। बेटा देखना, इसमें से जो वायरुलेंट होते हैं, जो बीमारियों को उत्पन्न करते हैं, वह कौन से होते हैं? वो बेटा एस होते हैं। और वो जो होते हैं वो नॉन वायरुलेंट होते हैं। मतलब ये कैसे होंगे बेटा? ये जो जीवाणु होंगे ना, ये जीवाणु जो होते हैं वह नॉन वायरुलेंट होते हैं। नॉन वायरुलेंट मतलब अघातक होते हैं। अघातक, किसी भी प्रकार के रोग उत्पन्न नहीं करते। रोग उत्पन्न नहीं करते, किसी भी प्रकार के रोग उत्पन्न नहीं करते। ठीक है। डू नॉट, नॉन पैथोजेनिक, इंग्लिश में सीधा इतना सा लिख लो, इंग्लिश मीडियम वाले समझ जाएंगे। नॉन पैथो, इंग्लिश मीडियम में यही तो फायदा है बेटा, कम शब्दों में ज़्यादा ज्ञान मिलता है। हिंदी मीडियम में थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। ये जो होंगे ना, ये बेटा वायरुलेंट होते हैं। क्या होते हैं बेटा? वायरुलेंट, घातक होते हैं। मतलब रोग उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं? रोग उत्पन्न करते हैं। रोग उत्पन्न करते हैं। ठीक है। हमने क्या कहा कि जीवाणु जो है, अगर उन जीवाणुओं को संवर्धन माध्यम पर संवर्धित किया जाए तो हमें दो प्रकार की कॉलोनी मिलती है। एक मिलती है खुरदरी कॉलोनी, एक मिलती है चिकनी कॉलोनी। खुरदरी कॉलोनी वाले जीवाणुओं को हम लोग आर प्रभेद के जीवाणु कहते हैं। रफ कॉलोनी वालों को आर प्रभेद बोल दिया, आर स्टेन बोल दिया। और चिकनी कॉलोनी वाले जीवाणुओं को हम लोगों ने एस प्रभेद या एस स्टेन कह दिया। चिकनी चुपड़ी जो बातें करेगा, ऐसा कोई टीचर जो आपसे चिकनी चुपड़ी बातें करता है, पढ़ाता नहीं है, सिर्फ चिकनी चुपड़ी बातें करता है, वह आपके लिए घातक है। ऐसे याद रखो। याद करने का तरीका है बेटा। ठीक है। हालांकि हर एक चिकनी चुपड़ी बातें करने वाला टीचर आपके लिए घातक नहीं होता है। मैंने समझाने के हिसाब से बनाया कि जो टीचर आपसे चिकनी चुपड़ी बातें करता है, पढ़ाता नहीं है, सिर्फ चिकनी चुपड़ी यार कैसे है क्या वो, तो वो हमेशा आपके लिए क्या है बेटा? वायरुलेंट है, घातक है। चिकनी कॉलोनी वाले हमेशा कैसे होते हैं? वायरुलेंट होते हैं। खुरदरी कॉलोनी वाले हमेशा नॉन वायरुलेंट होते हैं। क्लियर है? अब देखो बेटा, कई प्रक्रियाओं के द्वारा कई बार एक प्रकार के जीवाणु दूसरे प्रकार में या दूसरे वाले पहले प्रकार में स्थानांतरित कन्वर्ट हो सकते हैं। इसी को हम लोग रूपांतरण या ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। मैं बेटा एक्सपेरिमेंट को समझाने से पहले कुछ बैकग्राउंड बातें बता रहा हूं, वो आपको ध्यान होना जरूरी है। अगली डेफिनेशन हम लोग किसकी याद करेंगे यहां पर? ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन या जिसको बोलते हैं रूपांतरण। क्या बोलते हैं बेटा? रूपांतरण। बेटा रूपांतरण, बायोलॉजी इज द गेम ऑफ वर्ड्स। बायोलॉजी शब्दों का खेल है। रूपांतरण मतलब रूप में अंतर। रूपांतरण का मतलब क्या हो गया बेटा? रूप में अंतर। रूप में अंतर। अगर एक प्रकार के जीवाणु दूसरे प्रकार के जीवाणुओं में परिवर्तित हो जाते हैं तो यह क्रिया रूपांतरण कहलाती है। लिखिएगा इंग्लिश मीडियम, यदि एक प्रकार के जीवाणु दूसरे प्रकार के, या एक प्रकार की जगह एक प्रभेद लिख लेते हैं। यदि एक प्रभेद के जीवाणु दूसरे प्रकार के प्रभेद में परिवर्तित हो जाते हैं, तो यह प्रक्रिया रूपांतरण कहलाती है। इंग्लिश मीडियम लिखिएगा, इफ वन स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरियम converted in other strain of bacterium, the process is called as
कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बोलेंगे बेटा? ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब क्या हुआ कि अगर आर एस में चेंज हो जाए या अगर एस आर में चेंज हो जाए तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसी को हम लोग बोलेंगे बेटा ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बोलेंगे? रूपांतरण बोलेंगे। इसी को हम लोग रूपांतरण कहते हैं कि अगर एक प्रकार के जीवाणु दूसरे प्रकार के जीवाणुओं में परिवर्तित हो जाते हैं तो उसे हम लोग रूपांतरण या ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। अब देखो बेटा, बेसिकली एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था फ्रेडरिक ग्रिफिथ। 1928 में उन्होंने डीएनए एक अनुवांशिक पदार्थ है, उसको समझाने के लिए रूपांतरण सिद्धांत जो है वह फ्रेडरिक ग्रिफिथ था 1928। ये चीज ध्यान रखनी है। देखिएगा बेटा, इसको मैं लिख लेता हूं। अपना आगे नहीं बढ़ते पहले। अच्छा, यहां पे देखो बेटा, हम लोग पढ़ेंगे रूपांतरण सिद्धांत, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, रूपांतरण सिद्धांत पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा? रूपांतरण क्या भाई? रूपांतरण सिद्धांत पढ़ेंगे। ध्यान से देखना बेटा, क्या था 1928 के अंदर, 1928 के अंदर एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था फ्रेडरिक ग्रिफिथ। क्या नाम था बेटा? फ्रेडरिक ग्रिफिथ। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने, क्या नाम था बेटा? फ्रेडरिक ग्रिफिथ। इसको हम लोग ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। इन्होंने एक बैक्टीरिया था जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई, उसके ऊपर अपने प्रयोग किए। इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक जीवाणु है जिसको बोलते हैं बेटा स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई, इसके ऊपर अपने प्रयोग किए। एक बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया के ऊपर अपने प्रयोग किए, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई, इसके ऊपर अपने प्रयोग किए। क्यों किए? क्योंकि ये बिलीव करते थे, ग्रिफिथ साहब ये बिलीव करते थे कि डीएनए जो है वह आनुवंशिक पदार्थ है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। बेसिकली बेटा, इन्होंने इस जीवाणुओं के दो स्ट्रेन काम में लिए। एक जिसे हम लोग S3 के नाम से जानते हैं, स्मूथ होते हैं, और एक जो है वह खुरदरी कॉलोनी होती है। ठीक है, क्या कह रहे हैं बेटा? इस स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई के, इस स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई, डिप्लोकोकस या स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई के, स्यूडोकोकस भी बोलते हैं, इसके दो स्ट्रेन होते हैं। क्या होते हैं बेटा? इसके दो स्ट्रेन होते हैं, दो प्रभेद होते हैं। इस जीवाणु के दो प्रभेद होते हैं। एक जिसको बोलते हैं बेटा आर स्ट्रेन, क्या बोलते हैं हम लोग? आर स्ट्रेन। और एक जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा एस स्ट्रेन, एस स्ट्रेन। ठीक है, आर स्ट्रेन खुरदरी कॉलोनी बनाते हैं, एस स्ट्रेन जो है वह चिकनी कॉलोनी का निर्माण करते हैं। इसको नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर ले लेते हैं, बहुत बढ़िया रहेगा। बेसिकली क्या है बेटा? इस स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई, इसके दो स्ट्रेन हमें देखने को मिलते हैं। दो स्ट्रेन कौन से? एक होता है बेटा आर स्ट्रेन, और दूसरा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं बेटा एस स्ट्रेन। क्लियर है? आर का मतलब रफ स्ट्रेन, आर का मतलब क्या है बेटा? रफ या खुरदरा स्ट्रेन। और एस का मतलब क्या होता है बेटा? स्मूथ स्ट्रेन। बेटा ये जो आर स्ट्रेन होते हैं ना, आर स्ट्रेन, पहले एस स्ट्रेन की बात कर लेते हैं। एस स्ट्रेन जो होता है ना, इसके चारों तरफ म्यूकस पॉलीसैकेराइड का एक आवरण पाया जाता है। इसके चारों तरफ क्या है बेटा? चारों तरफ म्यूकस पॉलीसैकेराइड का, म्यूकस
पॉलीसैकेराइड का आवरण पाया जाता है, आवरण पाया जाता है, मतलब पजेज म्यूकस पॉलीसैकेराइड कोट, म्यूकस पॉलीसैकेराइड कोट। ऐसा आवरण, म्यूकस आवरण अनुपस्थित होता है, म्यूकस आवरण अनुपस्थित होता है, नॉट कंटेन म्यूकस कोट, म्यूकस कोट। अब देखना बेटा, ये जो एस स्टेन के जो जीवाणु होते हैं स्ट्रेप्टोकोकस, ये वायरुलेंट प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? वायरुलेंट। अभी हमने बताया था वायरुलेंट का मतलब कैसे होते हैं, पैथोजेनिक होते हैं, मतलब न्यूमोनिया रोग उत्पन्न करते हैं। न्यूमोनिया रोग जो होता है उत्पन्न करते हैं। जबकि आर स्टेन के जो बैक्टीरिया होते हैं ये नॉन वायरुलेंट या नॉन पैथोजेनिक होते हैं, नॉट कॉजेज न्यूमोनिया, किसी भी प्रकार के न्यूमोनिया रोग को उत्पन्न नहीं करते हैं। ठीक है बेटा, तो यही चीजें हमने बताई है। देखना बेटा, स्लाइड से भी मैच कर लेते हैं कि एस स्टेन जो होते हैं वह चिकनी कॉलोनी बनाते हैं और आर स्टेन जो होते हैं वह खुरदरी कॉलोनी बनाते हैं। ये क्या होंगे बेटा? ये आर जो होते हैं वह नॉन वायरुलेंट होते हैं, नॉन वायरुलेंट, या इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? नॉन पैथोजेनिक, नॉन पैथोजेनिक, नॉट कॉजेज न्यूमोनिया रोग उत्पन्न नहीं करते। आर स्टेन के, एस स्टेन जो होते हैं वह नॉन की जगह ये क्या होंगे बेटा? ये आपके पैथोजेनिक या वायरुलेंट होते हैं, वायरुलेंट होते हैं और कॉज करते हैं, कॉजेस न्यूमोनिया रोग जो है वह उत्पन्न करते हैं। अब देखो इन्होंने क्या क्या, वही बात कर रहे हैं। स्मूथ को हम लोग कैप्सुलेटेड भी बोलते हैं। स्मूथ टाइप विच हैव अ म्यूकस कोट एंड प्रोड्यूस साइनी कॉलोनी, दिस बैक्टीरिया आर वायरुलेंट एंड कॉज न्यूमोनिया इन माइस। चिकना या कैप्सुलेटेड प्रकार जिसमें एक श्लेष्मा का आवरण होता है जो चमकदार कॉलोनी का उत्पादन करता है, जो जीवाणु उग्र होते हैं और चूहों में न्यूमोनिया का कारण, उग्र भी बोलते हैं, वायरुलेंट को उग्र बोलते हैं। तो इसके ये जो आर स्टेन, एस स्टेन के बैक्टीरिया होते हैं उसके अंदर पाया जाता है। अब देखो बेटा, आर या जिसको हम लोग नॉन कैप्सुलेटेड कहते हैं, इन विच म्यूकस कोट इज एब्सेंट एंड प्रोड्यूस रफ कॉलोनी, इनके चारों तरफ म्यूकस का आवरण जो है वह अनुपस्थित होता है। एक मिनट, म्यूकस का आवरण अनुपस्थित होता है एंड दीज बैक्टीरिया आर नॉन वायरुलेंट एंड डू नॉट कॉज न्यूमोनिया इन माइस। खुरदरा या गैर कैप्सुलेटेड प्रकार जिसमें श्लेष्मा आवरण अनुपस्थित होता है और खुरदरी कॉलोनी का उत्पादन करता है, ये जीवाणु गैर उग्र होते हैं और चूहों में न्यूमोनिया का कारण नहीं बनते। अब देखो बेटा हुआ क्या, इस एक्सपेरिमेंट को पूरा मैं एक साथ पहले समझा देता हूं, फिर हम लोग इसको स्लाइड की हेल्प से पढ़ेंगे। देखो बेटा, सबसे पहले उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने आर स्ट्रेन को इंजेक्ट किया, इंजेक्ट इन माइस। आर स्टेन जो नॉन वायरुलेंट होता है, अगर उसको इंजेक्ट, अच्छा थोड़ा बड़ा लिखे या दिख रहा है, इंजेक्ट किया माइस के अंदर, तो माइस के अंदर किसी भी प्रकार का न्यूमोनिया नहीं हुआ, नो न्यूमोनिया अकर्स, नो न्यूमोनिया अकर्स। अगर न्यूमोनिया नहीं होगा तो माइस जो है वह जिंदा रहेगा। माइस कैसा रहेगा बेटा? लाइव रहेगा। किसी भी प्रकार का माइस के अंदर जो है वह प्रॉब्लम नहीं हुई। वही कह रहा है, देखना आर लिया पहले
कोई भी ले लो, अच्छा इसने एस लिया है, एक्सपेरिमेंट है, कैसे भी ले सकते हो आप लोग। फिर देखो बेटा आगे पूरा समझा देता हूँ, फिर हम लोग स्लाइड को देखेंगे। फिर क्या क्या इन्होंने एस स्टेन को लिया और एस स्टेन को किसमें, माइस के अंदर इंजेक्ट किया, इंजेक्ट इन माइस। तो एस स्टेन हम सभी जानते हैं कि एस स्टेन के जो जीवाणु होंगे वह वायरुलेंट होते हैं, न्यूमोनिया कॉज करते हैं। तो न्यूमोनिया अकर्स, न्यूमोनिया अकर्स, और चूहा जो है वह स्वर्ग सिधार गया, मर गया, माइस डेड। ठीक है, अब देखो बेटा अपने एक्सपेरिमेंट के अगले चरण में उन्होंने क्या किया, उन्होंने एस स्टेन के जीवाणुओं को हीट किल्ड कर दिया। अब आप कहोगे सर हीट किल्ड क्या होता है? बेटा हीट किल्ड बैक्टीरिया का मतलब होता है अगर जीवाणुओं को गर्म कर दिया जाए तो उसके अंदर रोग जनकता जो है वह नष्ट हो जाती है। यहां पे लिख लीजिएगा एक पॉइंट को, हीट किल्ड एस स्ट्रेन का मतलब क्या है? हीट किल्ड एस स्ट्रेन। बेटा अपने जब ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम लोग वैक्सीनेशन पढ़ेंगे, टीकाकरण। टीकाकरण का भी सिद्धांत भी इसी पर आधारित होता है कि अगर किसी रोग जनक को गर्म करके उसकी रोग जनकता को नष्ट कर दिया जाए, रोग जनक को गर्म करके उसकी रोग जनकता को नष्ट कर दिया जाए बाय हीटिंग और बाय किलिंग, एट्यूनेटेड बोलते हैं इसको, एट्यूनेटेड वर्ड जो है टेक्निकली वर्ड काम में आता है कि बाय हीटिंग द पैथोजेनेसिटी ऑफ एस स्ट्रेन इज रिमूव्ड। बाय हीटिंग लिखिएगा, बाय हीटिंग the pathogenicity of S strain bacterium is removed or damaged, is removed और डैमेज। मतलब अगर मैं बात करूं कि जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन होगा, हीट किल्ड जो एस स्ट्रेन होता है वह आपके कैसा होगा, नॉन वायरुलेंट बन जाएगा। कैसा बन जाएगा बेटा? नॉन वायरुलेंट, या जिसको हम लोग बोलेंगे नॉन पैथोजेनिक। इससे किसी भी प्रकार का नॉट कॉजेज न्यूमोनिया, ये जो है वह न्यूमोनिया रोग उत्पन्न नहीं करेगा। अब इन्होंने क्या किया, तीसरे स्टेप के अंदर क्या किया, हीट किल्ड एस स्ट्रेन को माइस के अंदर इंजेक्ट किया, इंजेक्ट इन माइस। तो हीट किल्ड है, उसके अंदर पैथोजेनेसिटी तो है ही नहीं। अगर उसके अंदर बेटा पैथोजेनेसिटी नहीं है तो नो न्यूमोनिया, किसी भी प्रकार का न्यूमोनिया जो है, नो न्यूमोनिया अकर्स। और चूहा जो है वह क्या रहेगा बेटा, माइस जो है वह जिंदा रहेगा। क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल। सबसे पहले आर स्ट्रेन डाला, रफ है, नॉन पैथोजेनिक होता है, इंजेक्ट इन माइस, नो न्यूमोनिया, किसी भी प्रकार का न्यूमोनिया नहीं होगा और चूहा जो है वह जिंदा रहेगा। अगले के अंदर एस स्ट्रेन को चूहे के अंदर डाला। एस हम सभी अभी हमने पढ़ा कि एस जो होता है वह बेटा पैथोजेनिक होता है, वायरुलेंट होता है। तो एस जो है वह अगर माइस के अंदर इंजेक्ट करेंगे तो माइस के अंदर न्यूमोनिया हो जाएगा और चूहा जो है वह मर जाएगा। अगले प्रयोग के अंदर उसने क्या किया, प्रयोग के अगले चरण में क्या किया, हीट किल्ड एस बैक्टीरिया को गर्म किया ताकि उसकी पैथोजेनेसिटी जो है वह खत्म हो जाए। हीट किल्ड एस स्ट्रेन को इंजेक्ट किया माइस के अंदर तो इसकी पैथोजेनेसिटी तो खराब हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, तो भले ही इसको इंजेक्ट करो ना, चूहे के अंदर जो है वह न्यूमोनिया नहीं होगा और चूहा जिंदा रहेगा। अब अगले प्रयोग के अंदर उसने क्या किया, देखना कि हीट किल्ड एस स्ट्रेन, हीट किल्ड एस स्ट्रेन को साथ में आर स्ट्रेन को जोड़ दिया, इन दोनों को साथ में माइस के अंदर इंजेक्ट किया, इंजेक्ट इन माइस। तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने क्या देखा, न्यूमोनिया अकर्स। उन्होंने क्या देखा, न्यूमोनिया अकर्स एंड माइस डाइड, माइस मर गया। ध्यान से देखना,
अपने एक्सपेरिमेंट के अगले स्टेप के अंदर उन्होंने हीट किल्ड एस स्टेन और आर स्टेन को मिक्सअप किया, मिलाया और एक साथ चूहे के अंदर डाला. देन ही वॉज सरप्राइज्ड दैट व्हाई ही वॉज सरप्राइज्ड दैट द माइस विल डाई ड्यू टू द न्यूमोनिया. देन उसने सोचा कि ऐसा इसमें क्या है. बेसिकली क्या, हीट किल्ड एस स्ट्रेन प्लस आर स्ट्रेन, ऐसा इसमें क्या है जिससे न्यूमोनिया हो गया, जिससे न्यूमोनिया अकर. क्यों हुआ? क्योंकि बेटा हीट किल्ड एस स्ट्रेन जो होता है यह तो डैमेज्ड है. यह कैसा है? यह भी नॉन पैथोजेनिक है. यह तो डैमेज्ड है क्योंकि इसके हमने नॉन पैथोजेनिक कर दिया, इसको हमने नॉन पैथोजेनिक कर दिया है क्योंकि इसको हमने हीट दी है. क्या दिए? बाय हीटिंग. ठीक है, बाय हीटिंग इसको हमने नॉन पैथोजेनिक कर लिया. तब इसका मतलब यहां पर जो रोग उत्पन्न किया वह तो 101% किसने किया? आर. लेकिन आर तो बेटा नॉन पैथोजेनिक होता है. तब इसने कैसे इसको समझाया देखना. पहले हम लोग इसका एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं पूरा. ये कर लिया. अब देखो बेटा, द एक्सपेरिमेंट कैन बी डिस्क्राइब इन फॉलोइंग 4 स्टेप्स. सबसे पहले उसने ये एस स्टेन लिया और एस स्टेन को चूहे के अंदर डाला. एस स्टेन को डाला, चूहा क्या हो गया? मर गया. यही बता रहा है कि स्मूथ टाइप बैक्टीरिया वर इंजेक्टेड इनटू माइस, द माइस डाइड एज अ रिजल्ट ऑफ न्यूमोनिया काज्ड बाय बैक्टीरिया. एस को चूहे के अंदर डाला, चूहा मर गया. उसके बाद क्या किया उसने? लाइव एस को चूहे के अंदर डाला, चूहा मर गया. अच्छा लाइव, अच्छा वो उसी को यहाँ पे लिखा हुआ है, उसी को कि लाइव एस स्टेन को चूहे के अंदर डाला तो चूहा मर गया. क्यों मरा? क्योंकि चूहे को क्या हो गया? चूहे को बुखार हो गया. नहीं, चूहे को न्यूमोनिया बुखार हो गया. ठीक है, न्यूमोनिया हो गया. अगले स्टेप के अंदर क्या किया उसने कि खुरदरे प्रकार के चूहे को आर को डाला, लाइव आर को डाला, चूहे के अंदर डाला, चूहा जिंदा रहा, चूहा हंसी खुशी खेलता रहा. नो किसी भी तरह के न्यूमोनिया जो है उसको अंदर देखने को नहीं मिली. अगले स्टेप के अंदर क्या किया उसने? हीट किल्ड, अगले के अंदर थर्ड स्टेप के अंदर हीट किल्ड एस स्टेन प्लस इंजेक्टेड इनटू माइस. माइस सर्वाइव्ड रहा, जिंदा रहा, हीट किल्ड है, तभी तो वो नॉन पैथोजेनिक है. और अगले के अंदर जो है वह हीट किल्ड को आपस में, एक मिनट बेटा, हीट किल्ड को किया तो चूहा जिंदा रहा, फिर चारों दोनों को मिला दिया तो चूहा मर गया. एस किल्ड, हीट किल्ड और आर लिविंग को इंजेक्ट किया तो चूहा मर गया. यही स्लाइड आपको समझनी है. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हीट किल्ड के अंदर तो हमने इसको हीट देकर उसकी जो पैथोजेनेसिटी है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था. तो लाइव आर तो पहले से उसके चारों तरफ म्यूकस का कोट है ही नहीं, तो आर स्टेन के अंदर क्या हुआ? बेसिकली वो तो मरा हुआ है, वो तो रोग पैदा करेगा भी नहीं. रोग तो 101% इसी ने पैदा किया है. तो इसको कैसे समझाया उसने? एक्सप्लेन ढंग से नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी ही कंक्लूडेड फ्रॉम 4th स्टेप ऑफ द एक्सपेरिमेंट दैट सम आर बैक्टीरिया वर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द एस टाइप ऑफ बैक्टीरिया. उसने क्या बताया कि कुछ आर प्रकार के जो जीवाणु जो है वह एस प्रकार के जीवाणु में परिवर्तित हो गए, जिसकी वजह से न्यूमोनिया रोग उत्पन्न हुआ. And this occurred perhaps due to the absorption of some transforming substance by rough type of bacteria from heat-killed smooth type bacteria. ध्यान से इसको मैं लिखता हूं, फिर आपको अच्छी तरीके से समझ में आया कि उन्होंने क्या बताया. उसने अपने एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए क्या बताया कि जब हीट किल्ड एस प्रभेद व आर प्रभेद को एक साथ रखा गया तो आर प्रभेद में तो एब्जॉर्प्शन ऑफ सम में बाय रफ तो ड्यू टू बाय रफ तो एस प्रभेद रफ फ्रॉम हीट किल्ड. तो एक मिनट, हाँ, तो हीट किल्ड जस्ट एक मिनट,
एक मिनट। तो एक्चुअली क्या हुआ देखना बेटा कि जब हीट किल्ड एस प्रवेद, अच्छा इसको लैंग्वेज में न लिखकर मैं सोच रहा हूं लैंग्वेज में नहीं लिखते हैं, इसको यूं समझाता हूं मैं। क्या हुआ कि हीट किल्ड एस स्ट्रेन जो था उसको जब लाइव आर स्ट्रेन के साथ रखा, ठीक है। अब देखना बेटा यहां पर क्या हुआ था, यहां पर हो गया था न्यूमोनिया, यहां पर क्या हो गया था, न्यूमोनिया हो गया था। मुझे बताओ बेटा इसके अंदर तो पैथोजेनेसिटी रिमूव हो गई, पैथोजिनोसिटी क्या हो गई, रिमूव हो गई, और ये तो पैथोजेनिक होता ही नहीं है। लेकिन हुआ क्या होगा कि यहां से कुछ इधर ट्रांसफर हुआ होगा, यहां से कुछ इधर क्या हुआ होगा बेटा, ट्रांसफर हुआ होगा, और इसी ट्रांसफर के कारण इट बिकम वायरुलेंट, मतलब जब दोनों को साथ में रखा गया तो आर स्ट्रेन के अंदर एस स्ट्रेन से कुछ आया जिसकी वजह से रूपांतरण हो गया कि आर जो है वह एस में परिवर्तित हो गया। अब इसको लिखते हैं कि जब हीट किल्ड एस स्ट्रेन व आर स्ट्रेन को एक साथ रखा गया तो संभवतः एस स्ट्रेन से कुछ पदार्थ आर स्ट्रेन में प्रवेश कर गए, जिसके कारण आर स्ट्रेन वायरुलेंट या पैथोजेनिक बन गया। इसका मतलब ड्यू टू द इंसर्जन ऑफ हीट किल समथिंग, ड्यू टू द इंसर्जन ऑफ समथिंग फ्रॉम, लिख लो इंग्लिश मीडियम में लिख लो, बढ़िया हो जाएगा, थोड़ा सा लैंग्वेज का देख लेना। ड्यू टू द इंसर्जन ऑफ समथिंग, अब समथिंग यही तो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, यही चीज तो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। समथिंग फ्रॉम हीट किल्ड एस स्ट्रेन into R strain, the R strain become virulent और पैथोजेनिक। क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बेटा, दस ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस फ्रॉम स्मूथ टाइप बैक्टीरिया कॉज द सिंथेसिस ऑफ कैप्सूल। एक्चुअली हुआ क्या होगा कि जो भी ये ट्रांसफॉर्मिंग पिसल उसने एक्चुअली ग्रिफिथ साहब ने इस जो चेंज हुआ ना समथिंग, इस समथिंग को उसने क्या नाम दिया था, उस समथिंग को नाम दिया था ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस। क्या नाम दिया बेटा, ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस नाम दिया। तो ये जब ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस एक्चुअली क्या हुआ देखना कि जब हीट किल्ड एस स्ट्रेन से हीट किल्ड एस स्ट्रेन से और आर स्ट्रेन
एक्चुअली क्या हुआ कि यहां से यहां ट्रांसफर हुआ, क्या? ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस, ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस। तो इस आर स्टेन के अंदर म्यूकस की कोटिंग बनने लगी। स्टार्ट दी फॉर्मेशन ऑफ म्यूकस कोट एंड इट बिकम वायरुलेंट। यह उसने ये समझाया कि जब दोनों को साथ रखा तो हीट किल्ड एस स्टेन से कुछ चीज जो है वह आर स्टेन के अंदर आई, और उसकी वजह से आर स्टेन के अंदर जो है स्मूथ म्यूकस कोट जो है उसके चारों तरफ बनने लग गया और वह वायरुलेंट हो गया। लेकिन ये क्या था? ये डीएनए था या आरएनए था या प्रोटीन था? ये चीज जो है वह ग्रिफिथ डिड नॉट एक्सप्लेन। ये चीज ग्रिफिथ साहब जो है वह नहीं बता पाए, इसलिए ग्रिफिथ जो है इसको समझाने में क्या हो गए? फेल हो गए। ठीक है, यही चीज है, ये चीज चलो ठीक है, वही बता रहा है कि दिस ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस फ्रॉम स्मूथ टाइप बैक्टीरिया कॉज द सिंथेसिस ऑफ कैप्सूल विच रिजल्टेड इन प्रोडक्शन ऑफ न्यूमोनिया एंड डेथ ऑफ माइस। देयरफॉर द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल अपेयर टू कंट्रोल जेनेटिक कैरेक्टर। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया अच्छे तरीके से। अब देखो भाई, दिस मस्ट बी ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। उन्होंने क्या बताया? ग्रिफिथ साहब ने यह बताया कि ये जो चेंजेज हुआ है, जो रूपांतरण हुआ है, इट मस्ट अकर्स ड्यू टू दी transfer of genetic material. Due to the transfer, however, the biochemical nature of material was not defined from this experiment. लेकिन इसकी सहायता से हम लोग उस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, उस ट्रांसफॉर्मिंग रूपांतरण जो कारक था, उसके जैव रासायनिक प्रकृति को नहीं समझा सकते। क्लियर है? फिर देखो बेटा, देखो 3 वैज्ञानिक आए। एक का नाम था ओसवाल्ड एवेरी, एक का नाम था कोलिन मैकलियोड और एक का नाम था मैकलियोन मैककार्टी। इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए और दे वर्क टू डिटरमाइन दी बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ऑफ ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। 3 वैज्ञानिक थे बेटा, एक का नाम था ओसवाल्ड एवेरी, मैककार्टी एंड मैकलियोड। ओसवाल्ड एवेरी, इन्होंने क्या किया? देखो बेटा, इनके एक्सपेरिमेंट को समझने से पहले कुछ चीजें पढ़ते हैं और कुछ बैकग्राउंड बातें हैं। देखो बेटा, यहां पर मैं एक लिखता हूं एंजाइम। ये एंजाइम इधर किसको डिग्रेड करते हैं? डिग्रेड सब्सटेंसेस। अगर मैं लिखता हूं प्रोटीनेज, क्या लिखता हूं बेटा? प्रोटीनेज, या मैं लिखता हूं प्रोटीएज, तो ये जो है जिसके पीछे भी बेटा एज आता है ना, जिसके पीछे भी एज आता है, एज ये इसके आगे वाली चीज को डिग्रेड करने का काम करता है। प्रोटीनेज किसको डिग्रेड करेगा? प्रोटीनेज करेगा बेटा प्रोटीन को। ठीक है, अगर मैं लिखता हूं डीएनएज, तो ये इसको डिग्रेड कर देगा, किसको? डीएनए को। अगर मैं लिखता हूं आरएनएज, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये किसको डिग्रेड करेगा बेटा? आरएनए को डिग्रेड करने का काम करता है। अब देखो बेटा, जो 3 वैज्ञानिक थे, ओसवाल्ड एवेरी, मैककार्टी एंड मैकलियोड, इन्होंने उस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को पकड़ा, उन्होंने उसके साथ कुछ एक्सपेरिमेंट किए, उस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने सिद्ध किया कि वह पदार्थ क्या था। देखना कैसे सिद्ध किया, वो बाद में देखते हैं। इन्होंने हीट किल्ड एस स्टेन को लिया और उसमें से प्रोटीन को अलग किया, डीएनए को अलग किया और आरएनए को अलग किया, और उसको किसके साथ? लाइव आर के साथ डाला और देखा कि ये लाइव आर किसकी वजह से एस में परिवर्तित हुआ है। ध्यान से देखना कि दे प्यूरिफाइड द बायोकेमिकल प्रोटीन्स डीएनए एंड आरएनए फ्रॉम द हीट किल्ड एस सेल टू सी which one could transform live R cell into S cell. They discovered that DNA alone from S bacteria cause, ये तो बाद की बात है। एक्चुअली उन्होंने क्या किया? हीट किल्ड एस से प्रोटीन निकाला,
डीएनए निकाला और आरएनए निकाला और उसको लाइव आर के अंदर इंजेक्ट किया और यह पता करने की कोशिश की कि किसकी वजह से लाइव आर जो है वह एस में परिवर्तित होता है। ठीक है, देखो इसने कैसे किया, देखना देखना यहां पे पहले आगे बढ़ लेते हैं, यहां से देखते हैं। देखो बेटा, इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले प्रोटीन का जो कल्चर था, इस प्रोटीन के अंदर, या चलो इसको यहीं से देख लेते हैं, चलो उसको बाद में समझेंगे। ठीक है, अब देखो यहां से आगे की बात मैं बताता हूं। देखो क्या किया था उन्होंने, हीट किल्ड आर स्ट्रेन, ये सॉरी हीट किल्ड एस स्ट्रेन। इससे क्या प्यूरिफाइड निकाले इन्होंने, इससे प्रोटीन को निकाल दिया, इन्होंने इससे डीएनए को निकाल दिया और इन्होंने इससे आरएनए को निकाल दिया। अब देखो बेटा, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले इसके अंदर ये तीनों डाल दिए और इसके ऊपर इन्होंने ट्रीटमेंट किया डीएनएज का। तो इसमें डीएनए खत्म हो गया, डीएनए डाला तो डीएनए खत्म हो गया और उसको डाला आर स्ट्रेन के अंदर। तो देखा नो ट्रांसफॉर्मेशन, किसी भी तरह का रूपांतरण नहीं देखने को मिला डीएनए डालने पर। दूसरे के अंदर, इसी के अंदर उसने प्रोटीनेज डाला, प्रोटीनेज डाला तो प्रोटीन खत्म हुआ, डीएनए और आरएनए पड़ा है और उसको किसके अंदर डाल दिया बेटा, आर स्ट्रेन के अंदर। तो क्या देखा, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अगले स्टेप के अंदर उसने क्या किया, इसके अंदर आरएनएज डाला तो आरएनए खत्म हुआ, डीएनए और प्रोटीन पड़ा है तो उसको इसमें डाला आर स्ट्रेन के अंदर। डीएनए तो पड़ा ही है ना, तो यहां पर क्या हुआ, एक प्रोटीनेज डाला, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, प्रोटीनेज डाला, ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। इससे क्या पता चलता है कि डीएनए डालने पर अगर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है, इसका मतलब डीएनए खत्म होने पर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो रूपांतरण कारक कौन है, डीएनए। सिंपल सी बात है बेटा। अच्छा इसको यहीं से पढ़ लेते हैं, ये पढ़ लिया, ये तो हमने पढ़ लिया। यहां से देखो बेटा, they also discovered that protein digesting enzyme protease and RNA digesting enzyme RNase did not affect transformation, so the transforming substance was not a protein or not। यहाँ पर प्रोटीनेज और डीएनए डालने पर, प्रोटीनेज और डीएनए काटने पर ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर किसी भी तरह का इफेक्ट देखने को नहीं मिला। इसका मतलब प्रोटीन और आरएनए जो है वह ट्रांसफॉर्मेशन कारक नहीं है। ठीक है, फिर उन्होंने क्या कहा, डाइजेशन विथ डीएनए डिड इनहिबिट ट्रांसफॉर्मेशन। डीएनए से जब डाइजेशन किया, डीएनए से डाइजेशन किया तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो गया, बंद हो गया। इट वाज क्लियर दैट डीएनए कॉज दी ट्रांसफॉर्मेशन। डीएनए को डालने पर, डीएनए एंजाइम को डालने पर डीएनए नष्ट हुआ और जिसकी वजह से ट्रांसफॉर्मेशन जो है वह नहीं हुआ। इसका मतलब दे कंक्लूड दैट डीएनए इज द हेरिडेटरी मटेरियल बट नॉट ऑल बायोलॉजिस्ट वर कन्विंस्ड। इन्होंने बताया कि डीएनए जो है वह आनुवांशिक पदार्थ हो सकता है, लेकिन सभी जीव वैज्ञानिक आश्वस्त नहीं थे। ये देखो बेटा, यहां पर देखो बेटा, इसके अंदर प्रोटीन है, कल्चर किया, प्रोटीनेज डाला तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। डीएनए डालने पर, डीएनए था एक्चुअली, हाँ ये तो बेटा ये है कि प्रोटीन है, एस डाला, आर है, तो ये है ही। और यहाँ पर क्या हुआ, एक्चुअली यहाँ पर देखो, ये इसको देखते हैं। डीएनए आरएनए प्रोटीन तीनों थे, इसके अंदर आरएनएज डाला। आरएनएज क्या करेगा, ब्रेक कर देगा डीएनए को। डीएनए तो पड़ा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो इसका मतलब यहां पर ट्रांसफॉर्मेशन किसकी वजह से हो सकता है, या तो हो सकता है डीएनए की वजह से, या हो सकता है बेटा प्रोटीन की वजह से। ठीक है, इन दोनों की वजह से हो सकता है। ठीक है, यहां पर उसने डाला प्रोटीएज, यहां पर क्या डाला, प्रोटीएज, तो प्रोटीन खत्म हुआ। यहां पर क्या पड़ा है, प्रोटीन खत्म हुआ, तो यहां पर क्या पड़ा है, आरएनए और डीएनए पड़ा है। इन दोनों में से कोई हो सकता है। ठीक है, यहां पर उसने डीएनएज डाला तो पड़ा क्या है, पड़ा है, डीएनए तो खत्म हो गया, पड़ा क्या है बेटा, प्रोटीन पड़ा है और आरएनए पड़ा है।
अब बता दो आप लोग, सिंपल सी बात है, डीएनए डालने पर अगर नहीं हो रहा है तो डीएनए है, तो आनुवंशिक पदार्थ इसके अकॉर्डिंग जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो है वो डीएनए है। चलिए बेटा, आज की क्लास के अंदर इतना ही। नेक्स्ट हम लोग इसके आगे की तरफ, इसका अगला जो एक्सपेरिमेंट है वो थोड़ा सा एक घंटा ले लेगा, इसलिए मैं अपनी क्लास को यहीं पर रोकता हूँ। थैंक यू वेरी मच।